नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 6 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि सर बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको लगेगा कि बहुत बेसिक है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होंगे। आज की क्लास में आप देखिएगा कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और जो कि बाद में आपकी बहुत मदद करेंगे सफलता में। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा एक सक्सेस का जो पॉइंट है या सक्सेस का कारण है वो है कि मैंने क्लास 6 से एनसीईआरटी को पढ़ा, समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई भी आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपको सवाल हो तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और चैनल है SRS क्लासेस 2.0, वहाँ भी रेगुलर सारी क्लासेज मैं पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सभी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक कंप्लीट करूँगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है। मुझे लगता है कि जो मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ वो किसी ने पसंद किया है, किसी के काम आया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये जो क्लास है, क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन क्या होता है कि ऐसा मेजर क्या चीज़ें हैं जिससे कि हमारी लाइफ अर्थ पे है। ठीक है, लाइफ होने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो 3 चीज़ बताया गया है। आपको भी ये पता है। एक है सबसे पहले लैंड, ज़मीन जहाँ हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा है वाटर जहाँ हम लोग पानी पीते हैं वो, और तीसरा है एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, लैंड का जो टेक्निकल टर्म है वो है लिथोस्फेयर। ठीक, वाटर का है हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, और एयर का है एटमॉस्फेयर। ये इसका टेक्निकल टर्म है। और ये जो तीनों जहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहां पे मिल जाएंगे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा और उस चीज को कहते हैं हम लोग बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फीयर का सिंपल डेफिनेशन है कि जिस जगह पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, और लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहां ये तीनों होंगे, लिथोस प्लस हाइड्रोस प्लस एटमॉस्फेयर। ठीक है, यही इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि अर्थ जो है, ये अर्थ पे 3 चीज़ें हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और यही जो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, अब लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर हमने अभी जाना। लिथोस्फेयर क्या होता है? जो जमीन है, जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ हमारा घर बना है, वो लिथोस्फेयर है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? जब आप देखिएगा, अर्थ को देखिएगा, तो ये एक कंट्री है, उसके बाद एक समुंदर आता है। ठीक है, और समुंदर के बाद फिर कंट्री है। तो ये जमीन है, और जमीन यहाँ भी तो है। ऐसा थोड़ी कि समुंदर सिर्फ गहरा है, समुंदर के तल पे, समुंदर के बेस पे भी जमीन है। तो उन दोनों जमीन को हम लोग जब काउंट करते हैं तब हमारा टोटल लिथोस्फेयर में काउंट होता है। ठीक है, तो जो लैंड मास है उसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंट, और जो ह्यूज वाटर बॉडी है उसको कहेंगे ओशन बेसिन। ठीक है, इस वाले एरिया को कहेंगे हम लोग ओशन बेसिन। ये पार्ट है हाइड्रोस्फेयर का, ये है पानी, लेकिन ये जो नीचे की जमीन है उसको हम लोग कहते हैं ओशन बेसिन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वाटर का जो लेवल होता है पूरे के पूरे अर्थ में एक है। अब जैसे देखिए, ये हमारा वाटर लेवल है, बोतल में आपको दिख रहा होगा अंदर पानी, ये पानी का लेवल पूरे अर्थ में एक होगा। चाहे यहाँ पे कोई पहाड़ आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन पूरा का पूरा पानी एक होगा। तो अगला सवाल आता है, क्या पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पानी मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है। हम लोग वर्ल्ड मैप को एक बार देखते हैं जल्दी से। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, ये जो पानी है इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं, ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पैसिफिक ओशन है। सारा पानी देखिए नीचे से कनेक्टेड है। तो वर्ल्ड का सारा पानी जो है वो कनेक्टेड है एक साथ। अब क्या लैंड मास कनेक्टेड है? अगर ये सवाल आता है, हाँ, लैंड मास भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक कंट्री है, इंडिया है, इंडिया के बाद क्या है? नीचे पानी है। तो मैंने अभी बताया कि नीचे बेस में जाके ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड होगा। कहीं ऐसा थोड़ी कि छेद है। तो पूरा का पूरा जो हमारा लैंड मास है वो कनेक्टेड है, और पूरा का पूरा पानी कनेक्टेड है। अब जो पानी का लेवल होता है पूरे वर्ल्ड में वो बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोई भी ऊंचाई नापते हैं तो सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल कहीं वेरी नहीं करता है। कल के डेट में अगर आपका सवाल आ जाता है कि क्या पैसिफिक ओशन का सी लेवल अटलांटिक ओशन से ऊपर है, तो नहीं, पूरे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, या अगर हम कोई भी ओशन की बात करें, इंडियन ओशन, सारा ओशन का पानी जो है एक लेवल पे है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं अपने दिमाग से निकलने दीजिएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, ये क्लियर है हमारा।
अब दो चीज के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है इस पैराग्राफ में कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, वो है 8848 मीटर्स, मतलब हो गया 8.848 किलोमीटर, ये इतना ऊंचा है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे गहरा जगह कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे गहरा जगह है पैसिफिक ओशन में, वो है मैरियाना ट्रेंच। क्या है? इसको नाम को याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है। मैरियाना ट्रेंच, ये कहाँ? पैसिफिक ओशन में, ये है 11 किलोमीटर गहरा। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके डाल देंगे तो माउंट एवरेस्ट यहीं तक आएगा, उसके नीचे गहरा है, समझ लीजिए उसके नीचे भी 3 किलोमीटर और जाना है। टोटल ये 11 किलोमीटर गहरा है। कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये सभी को पता है, हम लोग मैप के हिसाब से इसको देखेंगे। 7 कॉन्टिनेंट में ये जो हमारा देश है इंडिया, वो है एशिया का पार्ट। एशिया समहाउ आपको यहाँ तक है, एशिया समहाउ आपको यहाँ तक है, टर्की भी थोड़ा सा एशिया में आता है, ये टोटल आपको एशिया हो गया, ठीक है। ये बगल वाला जो हिस्सा है ये यूरोप हो गया, ठीक। ये अफ्रीका हो गया यहाँ वाला। और थोड़ा सा इधर चलेंगे, कितने ओशन देख लिया हमने कॉन्टिनेंट्स देख लिए, एशिया देखा, यूरोप देखा हमने, और तीसरा हमने अफ्रीका देखा, ठीक है। चौथा हमारा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऊपर वाला जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट वाला नॉर्थ अमेरिका हो गया, चौथा हो गया। ये आपका नीचे वाला जो है ये आपका साउथ अमेरिका हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, पांचवा हो गया। दो और कौन बच रहे हैं? दो आपका बच रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया बच रहा है यहाँ पे, एक ऑस्ट्रेलिया बच रहा है छठा, और नीचे उसके बच रहा है ये अंटार्कटिका, एक जमा हुआ है, ये पूरा इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसे गोल घुमा हुआ है, ये है अंटार्कटिका आपका 7वां नंबर, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में 2-2 3-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए पॉइंट हैं, इसलिए ये रामबाण है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एशिया, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक बड़ा जमीन का टुकड़ा, बिग मतलब लार्ज लैंड मास, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहेंगे। उसमें कई कंट्रीज आते हैं, जैसे इंडिया के अंदर कई स्टेट्स आते हैं, वैसे कॉन्टिनेंट के अंदर कई कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ये 1/3 हिस्सा है पूरे अर्थ का। अगर पूरे अर्थ को, ये पूरा अर्थ है, अगर मैं 3 भाग में बांटूं तो एक भाग में एशिया है, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। टोटल 5 लाइनें हैं, हमने पहले क्लास में पढ़ा था। टोटल 5 लाइनें हैं विश्व में, जो कि पूरे विश्व को एक लैंडमार्क बनाती है। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि हम लोग के पास जैसे बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन से पूरब हमारा घर है, बस स्टेशन से पश्चिम हमारा घर है, वैसे हम लोग इमेजिनरी कुछ कुछ बना लेते हैं कि फलाना रोड राजेंद्र नगर से उधर है, करोल बाग से इधर है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वो सब रोड का नाम जो दिया गया है, वैसे ही हमारे पूरे विश्व में, पूरे अर्थ पे हम लोगों ने 5 लाइनें बना रखी हैं, ठीक है। पहला लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर हो गया, जस्ट इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, और ऊपर आता है आर्कटिक सर्किल, और उसके नीचे आता है अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। एक आता है आर्कटिक सर्किल, यहाँ आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे अंटार्कटिक सर्कल है, ये वाला लाइन अंटार्कटिक सर्कल है। अब इसका जो डायमेंशन है ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। लैटिट्यूड क्या होता है? लेटी हुई लाइनें। उसके ऊपर 23.5 पे ये होता है, ठीक है, 66, और लगभग 1/3 पे ये होता है आर्कटिक सर्कल। और वैसे ही ये नॉर्थ हो गया, वो साउथ हो गया, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई भी कमेंट आपको दिक्कत हो आप जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि एशिया और यूरोप को एक पहाड़ अलग करता है, और उस पहाड़ का नाम है यूरल माउंटेन्स। देख लेते हैं मैप में, ये देखिए, ये है आपको रसिया, ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया के ऊपर ये आपको जो दिख रहा है ये रसिया वाला हिस्सा है, और इसी रसिया वाले हिस्से में आपको यूरल माउंटेन्स आता है। ये यूरल माउंटेन्स है, यहाँ यूरल माउंटेन्स है। ये हो गया आपको एशिया, और ये हो गया यूरोप। ये बिल्कुल, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? यूरल माउंटेन्स अलग करता है। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एक पॉइंट और बताया गया है कि एशिया और यूरोप मिलाकर एक नाम दिया गया है, यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों का नाम मिला के दिया गया यूरेशिया, ठीक है। अगर यूरेशिया कहीं आए तो बोलेंगे आप यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल्स टू यूरेशिया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट यूरोप।
यूरोप क्या है, थोड़ा सा छोटा है हमारे कॉन्टिनेंट से, एशिया से कॉन्टिनेंट से छोटा है। आर्कटिक सर्कल पास होता है, हमने देखा आर्कटिक सर्कल पास होता है, और ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक बार देख लेते हैं इसको भी, 3 साइड से पानी से ये कैसे घिरा हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा यूरोप, 2 नंबर जो मैंने लिखा है यूरोप समहाउ ये है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ठीक है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आर्कटिक सर्कल, ये जो आर्कटिक सर्कल मैंने दिखाया था, ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जरूर जान लीजिए। अफ्रीका से 3 लाइनें क्रॉस करती हैं, कौन कौन सा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं मैप में और क्लियर हो जाएगा हमारा। ये अफ्रीका है, अफ्रीका से ये आपको इक्वेटर क्रॉस कर गया यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस कर गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से क्रॉस कर गया। ठीक है, ये तीनों लाइनें एक ऐसा कॉन्टिनेंट अफ्रीका ही है जहाँ से ये तीनों मेजर लाइनें क्रॉस करती हैं। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका में एक दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और उस नदी का नाम है, क्या नाम है उस नदी का, नाइल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये पीछे चला गया। ठीक, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कि ये तीनों पास करते हैं, यहाँ तक बात होगी। ये नाइल हाईलाइट किया हुआ, नाइल मैंने इसलिए बताया कि दुनिया की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ होता है, एक होता है लॉन्गेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं आज दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो नदी है वो बिल्कुल इतनी चौड़ाई में फ्लो कर रहा है, पूरा पानी ऐसे 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 करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। ये है आपको अमेजन रिवर। ठीक है, ज की मात्रा यहाँ भी आती, ज की मात्रा यहाँ आती, तो लार्जेस्ट हो गया अमेजन। और लॉन्गेस्ट हो गया नाइल। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ, शुरू यहाँ से हुआ और यहाँ 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 जाके यहाँ खत्म हुआ, सबसे ज़्यादा दूरी तक जाता है, वो हो गया नाइल। ठीक है, तो नाइल जो है आपका रिवर कहाँ से फ्लो करता है, अफ्रीका से फ्लो करता है। ठीक है, एक जो है यहाँ का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा नाइल रिवर। नाइल रिवर लगभग यहाँ से शुरू होता है, मेडिटेरियन सी से शुरू होता है, यहाँ आके 2 भाग में बढ़ जाता है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। और वाइट नाइल यहाँ आके आपको लेक विक्टोरिया के पास आके मिलता है। सबसे लंबी आपको नदी है नाइल, याद रखिएगा, और सबसे लार्जेस्ट है आपको यूरल। क्लियर है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमने देखा हुआ है कहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका अगर हम मैप में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका आपको ये है यूएसए, जिसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, वो वाला है आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो जान लीजिए। इट्स द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से पास है, जिसको कहते हैं हम लोग इस्मस। इसका स्पेलिंग है ISTHMUS, इस्थमस। ठीक है, लेकिन बोलते हैं इसको इस्मस, इस्मस ऑफ पनामा। क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, एक बड़ा कंट्री यहाँ पे है, ठीक है, और एक बड़ी कंट्री यहाँ पे है, और दोनों के बीच में एक पतली सी एक जमीन है, पतला सा लैंड है। ठीक है, पतला सा लैंड है और दोनों तरफ पानी है, इसको कहेंगे हम लोग इस्थमस। ठीक है, वैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो कनेक्ट करता है पतला सा लैंड, उसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, अमेरिका वाले को क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, अब ये जब कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो 4 और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इससे रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला क्या होता है कि आपकी एक कंट्री है, ठीक है, और कंट्री कुछ ऐसे करके निकला हुआ है पानी के अंदर, ये पानी है, नदी है, ठीक है, ये ओशन है, समंदर है, वहाँ पे एक निकला हुआ है, इसको कहेंगे पेनिनसुला। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पेनिनसुला। क्लियर हो गया। गल्फ क्या होता है, गल्फ उल्टा होता है। गल्फ में कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि ज़मीन है हमारी ये, और ज़मीन के अंदर पानी घुसा हुआ है। ठीक है, पानी ऐसे ज़मीन के अंदर, ये पानी है और ये ज़मीन के अंदर ऐसे करके घुसा है, उसको कहेंगे हम लोग गल्फ। ठीक है, ये सब हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे आगे चल के। इस्थमस हमने अभी देख लिया। स्ट्रेट जस्ट इसका उल्टा होता है, 2 बड़े लैंड मास और बीच में पतला पानी की पट्टी, पानी मतलब 2 बड़े बड़े लैंड मास और बीच में हल्का सा पानी से पानी गुजर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रेट कई जगह पढ़ेंगे ये सब चीज़, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, पेनिनसुला, गल्फ, इस्थमस और स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका। इन जो नॉर्थ अमेरिका के नीचे है वो साउथ अमेरिका है। यहाँ के बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंडिस जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन क्या हुआ कि माउंटेन यहाँ से शुरू होता है, जैसे साउथ अमेरिका का मैप है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आके ख़त्म होता है, तो इसलिए वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, हमने क्या क्या जाना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट
रिवर के बारे में जाना, नाइल है, और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है आपको एंडिस। यहीं से छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आप याद करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, तो बाद में आपको लगेगा कि यार ये सब चीज़ तो हमने पढ़ा हुआ है, एकाएक आपके सामने सारा बम्बार्डमेंट कर दिया जाए तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और जो मैंने वहाँ बताया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेजन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन, ये दोनों आपको कहाँ पे हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन और लार्जेस्ट रिवर, ये दोनों आपको साउथ अमेरिका में है, लार्जेस्ट रिवर अमेजन, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में होने से क्या मतलब होता है, एक बार मैप में देख लेते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। साउदर्न हेमिस्फीयर से क्या होता है कि इक्वेटर के नीचे हमारा जो मौसम है वो बदल जाता है। जैसे हमारे यहाँ 1 जनवरी को ठंड पड़ती है, तो यहाँ इक्वेटर के नीचे क्या होगा, 1 जनवरी को यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, समर होगा 1 जनवरी को। क्यों होगा, हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट देखा था कि सूरज के पास, सूरज ये है, सूरज के पास क्या होता है, नीचे वाला हेमिस्फीयर जब आता है तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर दूर चला जाता है, नॉर्थ वाला दूर चला जाएगा, तो जब भारत में गर्मी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ टेढ़ा है अपने एक्सिस पे। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया। और लास्ट हो गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बिल्कुल नीचे है, वो साउथ पोल पे है, वो बिल्कुल जमा हुआ है, और उसके साथ वहाँ पे आदमी नहीं रहता, लेकिन रिसर्च स्टेशन, और इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन वहाँ पे है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे है अंटार्कटिका, और यहाँ पे इंडिया के 2 रिसर्च के स्टेशन है, ठीक है। रिसर्च स्टेशन क्यों है, क्योंकि वहाँ से जमा हुआ है, तो पुरानी चीज़ें जब हम फ्रिज में रख देते हैं कोई सब्जी, तो हमारी सब्जी 5 दिन तक चल जाती है, 10 दिन तक चल जाती है, क्योंकि फ्रिज में ठंड टेम्परेचर पे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो लोग वहाँ पे पुरानी चीज़ें मिल रही हैं जो कि नॉर्मल जगह पे ख़राब हो जाती हैं, वहाँ पे वो प्रिजर्व है, तो ये है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, इसको पढ़िए, अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ जाके आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके।